नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं अनुपम मिश्रा जी आज विशेष रूप से, क्योंकि अनुपम मिश्रा जी जो है वो परम राम भक्त है और आज 25 नवंबर है और 25 नवंबर को धर्म ध्वजा फहराई जा रही है। तो धर्म ध्वजा फहराने का हम उत्सव अनुपम जी के साथ मनाएंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को और घूमता आईना को दोनों को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को लाइक भी कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। तो 25 नवंबर धर्म ध्वजा फहराई जा रही है। भगवे रंग पर सूर्य की आकृति अंकित है और मोदी जी वहां पर उपस्थित हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या के राजा वो कह रहे हैं कि उनको निमंत्रण नहीं आया और निमंत्रण आता तो वो नंगे पांव जाते। कृपया आप इन सबको थोड़ा सा कनेक्ट करें, क्योंकि अखिलेश जी की तरफ से मुझे कुछ नहीं सुनाई पड़ा है। अखिलेश जी की तरफ से भी सुनाई पड़ा है। पहले अखिलेश जी का आपने जिक्र किया है तो उन्हीं की बात कर लेते हैं। अखिलेश जी ने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री भी मर जाएंगे, उनसे सवाल करने वाला जर्नलिस्ट भी मर जाएगा, सब लोग मर जाएंगे। अब आपने सुना ना आपने उनका बयान? वो जिंदा रहेंगे। आपने वो वीडियो सुना है कि नहीं सुना है? हाँ, सुना है। वो तो मुझको उसने कई लेवल्स पे डिस्टर्ब किया। मतलब आप एक वरिष्ठ पत्रकार से कह रहे हैं कि आप सर से गंजे हो गए हैं, आपकी भी उम्र बहुत नहीं है, मोदी भी मर जाएंगे। ये हो क्या रहा है? मतलब अखिलेश जी वो मतलब बिहार में जो आखिरी 1 महीने में 1.5 महीने में हुआ, वो उसको आखिरी 1.5 साल में करना चाह रहे हैं। और उसके बाद आप देखें कि उनके वहां पे प्रवक्ता वगैरह भी बैठे थे, बाद में वही प्रवक्ता बाहर जाके गालियां देते हैं। चलिए साहब, प्रधानमंत्री मनोज यादव तो वो महंत राजू दास को क्या क्या बोल रहे थे। तो मनोज यादव ही तो बैठे पीछे हंस रहे हैं। इस वीडियो में अगर आपके पास हो तो दिखाएं या कहिए मैं भेज दूं आपको। तो वो मनोज यादव ही तो पीछे बैठे हंस रहे हैं। तो वेरी डिस्टर्बिंग। बहरहाल मुझे कहने का अर्थ ये है कि वो जो निर्देश जारी हुए थे कि कोई भी मायावती जी को कुछ नहीं कहेगा, कोई भी हिंदुत्व को कुछ नहीं कहेगा, कोई भी देवी देवताओं को कुछ नहीं कहेगा, वो 24 घंटे भी लागू नहीं रह पाए। मैंने अपने चैनल पे 2 दिन पहले इसका जिक्र किया था और मैंने कहा था कि अखिलेश यादव ने ऐसे ऐसे निर्देश दिए हैं पर ये लागू हो नहीं पाएंगे। कारण ये है, हमने कहा समाजवादी पार्टी के डीएनए में ही गड़बड़ी है। आप ये देखिए 2017 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और डिंपल यादव के साथ इसी प्रयागराज में कितनी बदतमीजी हुई। वो वीडियो कोई भी हमारे व्यूअर्स जाके डिंपल यादव इन इलाहाबाद या डिंपल यादव इन प्रयागराज करके देख सकते हैं। उनको समाजवादियों ने कितना बदतमीजी, कितना ट्रोल किया, कितना हैरेस किया उनको मंच पे, और वो बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं मैं भैया शिकायत करूंगी, मैं भैया शिकायत करूंगी। 2024 में पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव, राहुल गांधी यहाँ पे प्रयागराज में आए थे, अपनी सभा नहीं कर पाए। ऐसा हुड़दंग मचाया इन लोगों ने कि अपनी सभा से चले गए। इनके अपने समर्थकों ने इतना हड़दंग मचाया कि ये बोल नहीं पाए, चुपचाप उठ के हेलीकॉप्टर बैठ के चले गए। और ऐसा उत्तर प्रदेश में 2 बार हुआ। तो जो पार्टी हल्ला बोल पे बनी हो, जिसने दैनिक जागरण पे हल्ला बोल किया, जिसने हाईकोर्ट पे हल्ला बोल किया, जिसने असेंबली में 2-2 बार मारपीट की, तो उनका तो समझ भी नहीं आ रहा है ना भाई। आप ये कहने से थोड़े ना चीजें ठीक हो जाएंगी भाई। मनोज यादव ने, अभी आपको याद होगा किस तरह किसी एक छत्री प्रवक्ता से कहा कि जाके ठाकुरवाद योगी आदित्यनाथ से चलाना और तुम सब सामंतों को मैं अपने जूते की नोक के नीचे रखता हूं। ये वही मनोज यादव जिन्होंने, ये वही मनोज यादव जिन्होंने मुझसे 2 साल पहले शायद एबीपी पे या न्यूज नेशन पे कहा था कि हमारी सरकार आने दो, तुम पे 200 मुकदमे लगाएंगे। ये वही मनोज यादव जो एक और चैनल पे मुझसे कह रहे थे कि फलाना क्यों मर गया, तुम क्यों नहीं मर गए, इस तरह की बातें कर रहे थे। तो सवाल ये है कि वो क्यों नहीं कहेंगे जब उनके नेता ही इस तरह की बात करेंगे। और जब इन्होंने कहा तो भी मैंने कहा था कि अखिलेश कह अवश्य रहे हैं पर अखिलेश के कंट्रोल में उनका कैडर है ही नहीं। आज तो दूसरी बात समझ में आएगी, अखिलेश कंट्रोल में अखिलेश खुद नहीं है भाई, जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं। और या फिर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है। कमिंग बैक टू ये जो धर्म ध्वजा फहराई जा रही है, एक बात और रह गई। वो हमारे अयोध्या के राजा का जो उनकी जो व्यथा है उसके बारे में भी पता है? अयोध्या के राजा की व्यथा के बारे में जो मेरी जानकारी है
वो ये है कि लोकल सारे सांसद विधायक सबको न्योता दिया जाता है, इनको भी दिया गया है, लेकिन इनको लगता है कि वो या तो अलग से नहीं बुलाया गया या फिर जान के इस तरह की बातें करते हैं कि हमको मिला नहीं। इनको वैसे ही न्योता नहीं मिला जैसे लोग डिनाई कर, तेजस्वी यादव कह रहे थे कि वो मुझे ओवैसी की चिट्ठी नहीं मिली गठबंधन के लिए। तो उसी तरह अब इसका क्या जवाब है भाई? और अगर नहीं भी बुलाया तो ठीक ही नहीं बुलाया, ठीक ही नहीं बुलाया। जो आदमी खुद को अयोध्या नरेश कह के घूम रहा था, उसको नहीं बुलाया तो अच्छा किया, बुलाने लायक भी नहीं। लेकिन वो उस तरह का वो रोना विलाप सुनाई पड़ेगा कि नहीं सुनाई पड़ेगा, जो बाई इलेक्शन के टाइम पे सुनाई पड़ा था? तो बिलाप तो अभी कर रहे हैं कि मुझे बुला लिया होता तो मैं चला गया होता, तो ऐसा है तो ऐसा है। बिलाप तो उनका अभी चल रहा है साहब। वो बिलाप था, वो दूसरे तरह का बिलाप था। वो तो एक एक रेप की घटना पर रो रहे थे, वो आपको याद होगा कि वो तो उनका ड्रामा था, एक अलग किस्म का था। उसका तो क्या कहा जाए, क्योंकि बेचारों के आप लोगों ने जो है वो राजनीति समाप्त करवा दी। हमने क्या करवा दिया? अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी ने करवा दी, अयोध्या नरेश बनाकर। अयोध्या नरेश बनाकर। अच्छा, अयोध्या नरेश भी इनको तभी तक अखिलेश यादव ने बगल में बैठाया, बगल में चलाया, हाथ पकड़ के चले, जब तक वो मोहित खान वाली घटना नहीं सामने आई। जब वहां पता चला कि इनका सबसे विश्वस्त सहयोगी मोहित खान ने एक दलित बच्ची के साथ रेप किया है, तब से उन्होंने अखिलेश यादव ने इनको अपने बगल से हटा दिया। फिर मामला गड़बड़ा गया। अब आप अखिलेश यादव को अवधेश प्रसाद के साथ बिल्कुल नहीं देखेंगे। हाँ, लेकिन अखिलेश यादव अयोध्या फिर भी नहीं जाएंगे, ये पक्की बात है। हाँ, तो अखिलेश यादव भी नहीं जा रहे हैं, कोई भी नहीं जा रहे हैं। दुर्भाग्य है साहब, मैं क्या बोलूं। मतलब देखिए, ये छोटी सी बात, हालांकि उनको ये भी लगता है कि हम अयोध्या चले जाएंगे तो बाबरी की जगह अयोध्या बनी है, मस्जिद की जगह बना है मंदिर, तो हमारे वोट कम हो जाएंगे, हमारे नंबर कम हो जाएंगे। मोटी सी बात जो अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी या तमाम सेक्युलर पॉलिटिशियंस नहीं समझ पाते हैं कि भाई, तुमको मुस्लिम वोट इसलिए नहीं मिलता है कि मुसलमानों को तुमसे मोहब्बत है। तुमको मुस्लिम वोट हर उस आदमी को मुस्लिम वोट मिलता है जिसको देखकर लगता है वो भाजपा को हरा देगा। तो अगर अभी संजय दीक्षित जी खड़े हो जाए तो उनको भी उतना ही वोट मिल जाएगा, अगर मुसलमानों को भरोसा हो जाए कि आप भाजपा को रोक दोगे तो। तुम्हें कोई मोहब्बत में नहीं दे रहा है, तो इसलिए तुम्हें हिंदुओं को गाली देने की, सनातन को गाली देने की। अच्छा, उनका कंफ्यूजन इस लिमिट तक है कि खुद भी आके कुंभ में नहाते हैं और खुद ही कहलाते हैं कि कुंभ में पानी नहाने से कोड़ हो जाएगा। तो अब इसको क्या कहा जाए भाई? तो एक कंफ्यूजन का शिकार है, मतिभ्रम का शिकार है, क्या बोले। तो ये जो धर्म ध्वजा का उत्सव है, ये ठीक है, इसका सांस्कृतिक धार्मिक महत्व तो है ही, उससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। लेकिन इसका क्या राजनीति पर भी कोई प्रभाव दिखते हैं? नहीं, पहले तो क्या आप सांस्कृतिक महत्व की बात कर लें। धर्म ध्वज वहां जो लग रहा है वो भगवान राम को, राजा राम को उसपे लग रहा है। मतलब उसमें आपने देखा है कि ओम है, सूर्य है, भगवान सूर्यवंशी थे, कोविदार का वृक्ष है। कोविदार का वृक्ष त्रेता युग में अयोध्या राजवंश का सिंबल हुआ करता था। तो वो लग रहा है, जो हमारे यहाँ का, जिसे कहते हैं ऋषि कश्यप ने हमारे यहाँ का पहला हाइब्रिड प्लांट जिसे लगाया, जो कि ये परिजात और ये मदार के पेड़ों को मिलाकर लगाया। परिजात भगवान कृष्ण का परिजात का वृक्ष, आपको मालूम, परिजात उसमें सागर मंथन से निकला था लक्ष्मी जी के साथ, इसलिए लक्ष्मी जी को भी प्रिय है। परिजात का वृक्ष भगवान सत्यभामा को खुश करने के लिए स्वर्ग से लेकर आए थे, इंद्र से लड़के लेके आए थे। और मदार आपको मालूम है कि भगवान शिव को चढ़ता है मदार के फूल, और मदार के फूल भगवान सूर्य को भी चढ़ते हैं। तो उनसे मिला जुलाकर ये कोविदार का वृक्ष बनाया था ऋषि कश्यप ने, और ये त्रेता युग में अयोध्या राजवंश का प्रतीक हुआ करता था। तो वो भी उसमें है। तो देखकर अच्छा लगा। ये सब चीजें मन को खुश करती हैं। जमाने बाद मुझे लगता है शायद 1000-1500 साल बाद भारत में कुछ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो देखकर अच्छा। रही बात राजनीतिक उसकी, तो इसका राजनीतिक वो क्या है, देखिए, राम मंदिर का वोट नहीं मिलता है भाजपा को। भाजपा को वोट मिलता है राम मंदिर के विरोध करने की वजह से। ये लोग विरोध कर करके वोट बना देते हैं भाजपा का। भाई, राम मंदिर का तो जितना वोट मिलना था मिल गया ना।
तो विरोध कर करके लोगों ने ये सब वो कर दिया। लेकिन बात देखिए अयोध्या की इस तरह भी आप समझें कि वैसे तो कई लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी उस इन्वेस्टमेंट से ही इसकी बात नहीं बन रही है। अभी उसको तो जमीन पे आ गया है इन्वेस्टमेंट, अभी उसको फाइनली जिसे कहना चाहिए सिस्टम में आने में समय लगेगा। लेकिन इस दौरान हमारा प्रदेश अगर उत्तर प्रदेश अगर बीमारू प्रदेश से निकल के देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और उसने संजय दीक्षित जी के प्रदेश को पीछे छोड़ दिया, वो अभी भी बीमारू है, हम लोग देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, तो उसका कारण ये उनकी मंदिर टूरिज्म है। राजस्थान तो पहले ही निकल आया था। अच्छा निकल आया, तब तो चलिए बढ़िया है, बधाई हो आपको। पर कोई नहीं बचा बीमारू में। हमें सोचकर ये बहुत, हमें ये सुनकर बहुत और महसूस करके बीमारू से तो बिहार भी निकल आया, शायद झारखंड बचाओ। तो मुझे ये सोचकर बहुत अच्छा लगता है कि हमारा प्रदेश देश में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। और आप देखिए इसका सिर्फ एक कारण है, ये योगी जी ने जो अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, प्रयाग, कुंभ, विंध्याचल, और ये आप देखिए रामगमन मार्ग बना रहे हैं, पूरा रामायण सर्किट बना रहे हैं। तो जो हमारे यहाँ एकदम से ये टूरिज्म, अच्छा मैं बार बार कहता हूँ कि टूरिज्म इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्री है, कोई प्रदूषण नहीं होता, सिर्फ पैसे, सिर्फ जीडीपी में पैसे आते हैं। तो सिर्फ उसके माध्यम से इन्होंने कमाल कर डाला योगी जी ने। आज तो मैं देख रहा था, अभी मैं शायद मेरे पास से डिलीट हो गया, वरना मैं आपको दिखाऊं कि उन्होंने यहाँ पे जो पॉन्टून ब्रिजेस होते हैं काले रंग के, वो भी उन्होंने पहली बार भगवा पॉन्टून ब्रिजेस लगवाए हैं, और वो भी बड़ी आकर्षण का है, वो केंद्र बना हुआ है। तो योगी जी को मालूम है कि क्या। अच्छा तीसरी बात, मैं जमाने से एक बात कह रहा हूं कि साहब 2027 का जो चुनाव होगा वो अयोध्या पे नहीं संभल पर होगा। और आपने देखा कि संभल में 24 तारीख यानी कल उस एक साल पूरा हुआ संभल के दंगों को, तो पुलिस ने वहां फ्लैग मार्च भी किया। फ्लैग मार्च किया वहां तक तो ठीक था, पर आपने देखा कि उन्होंने संभल के मुख्य द्वार पे एक नई पुलिस चौकी का इनॉग्रेशन किया, उसमें डीएम एसपी साहब दोनों ने जाके हवन पूजा किया, उसी तरह जैसे आपको याद होगा कि शाही मस्जिद के सामने उन्होंने सतरथ चौकी बनाई थी। अब कुल मिलाकर साहब 37 नए पुलिस आउटपोस्ट बन रहे हैं, 37 में से केवल 13 बने हैं, केवल 13 बने हैं। और वहां पे जो मस्जिद है, जो वस्तुतः हरिहर मंदिर हुआ करता था, वहां सब हरिहर सेना है, और हरिहर सेना में जो महंत ऋषि हैं वो यादव बिरादरी से आते हैं, उनके सारे फॉलोअर्स यादव हैं। तो अभी 19 नवंबर को उन्होंने कहा साहब हम तो साहब हरिहर मंदिर है हमारा, इसकी परिक्रमा करेंगे। तो प्रशासन ने उनके हाथ पैर जोड़ लिए, कहा कि साहब 1 साल का मौका दे दीजिए, तो 1 साल में हमारी सारी चौकियां भी बन जाएंगी, और हमारे सारे ड्रोन भी लग जाएंगे, और हमारे सारे सीसीटीवी भी लग जाएंगे, हम पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। तो अब वो सब चल रहा है। तो अब आप सोचे कि 19 नवंबर 2026 को हरिहर परिक्रमा होगी हरिहर मंदिर की, और उसके 3 महीने बाद चुनाव है। तो आप समझिए, जो मैं लगातार कह रहा हूं कि 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश में संभल पर होगा। तो योगी जी तो कोई कसर तो छोड़ नहीं रहे हैं, उन्होंने डिटेंशन सेंटर सबसे पहले बना दिया। नहीं देखिए, अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने वाला जो अनुशंसा है वो तो केंद्र की तरफ से सभी राज्यों को बहुत पहले से है। उन्होंने कहा था हर राज्य में डिटेंशन सेंटर बनना चाहिए, अमित शाह ने कहा था। ये योगी जी ने कहा हर जिले में बनेगा। योगी जी का बयान देखिए, हर जिले में बनेगा, हर राज्य में नहीं, हर जिले में बनेगा। और योगी जी तो आप पहले से आपने देखा है कि वो मदरसों की जांच चल रही है। मैंने आपको बताया था किस तरह नेपाल बॉर्डर पे जहां से इन्फिल्ट्रेशन होता था, वहां सारी मस्जिद, मदरसे और सारी दरगाहें तोड़ दी गई, जीटी रोड पे तोड़ दी गई। मतलब असंख्य नंबर ऑफ। आज देखिए बरेली में मैं देख रहा हूं, अभी फिर एक नोटिस चिपका दी गई है। आज वहां पे देखिए मैं आपको बता रहा हूं, मैंने नोट किया था, खास करके कि दो बिल्डिंगें तो तोड़ी दी गई पहले से, वो तोड़ दी गई। अब उसके भाई के बिल्डिंगों पे भी नोटिस चिपका हुआ है आज। और मतलब उनका बुलडोजर है कि चलता ही जा रहा है। इनफैक्ट 2 चीजें मुझे बड़ी आश्चर्य लगती हैं। एक तो ये कि योगी जी ने जो बुलडोजर न्याय शुरू किया है,
वो देश में कोई सरकार बची नहीं जिसने उसको कॉपी नहीं किया। यानी आम आदमी पार्टी सरकार तक, भगवंत मान की सरकार तक पंजाब में बुलडोजर चला रही है। आपने देखा संजौली मस्जिद पे बुलडोजर चलने वाला हिमाचल प्रदेश में, जहां कांग्रेस गवर्नमेंट है। दूसरी बात, मतलब योगी जी ने इतनी लंबी लाइन खींच दी है कि लोग उसको कंपीट करते 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 देश हमारा बदल रहे हो। कोई विज्ञापन आता था ना, हमारा देश बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है, तो वो देश बदलता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी बात ये कि साहब, इन सब चीजों के बावजूद हमारे आउटगोइंग चीफ जस्टिस कहते हैं कि मैंने भारत में बुलडोजर न्याय रोक दिया। अब ये बात मुझको मेरी थोड़ी समझ में नहीं आया आज तक। उन्होंने तो फैसिलिटेट किया है। तो नहीं फैसिलिटेट क्या किया भाई, एक बड़ी साधारण सी बात है। जिस दिन वो इस पे सुन रहे थे, मैं तब भी कह रहा था सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई भी कोर्ट सुन ले, कोई कोर्ट इस बात को कैसे कहेगी कि भाई सरकारी जमीन पे कब्जा है तो बना रहने दो। हालांकि हल्द्वानी में सुप्रीम कोर्ट ये भी कह चुकी है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर ये निर्णय होता, क्योंकि ये 3 जज बेंच का निर्णय है, तो जस्टिस ललित थे उस समय, नहीं कौल, वो जो हल्द्वानी वाला जो किया था वो नहीं कर पाते वो, क्योंकि वो रेलवे लैंड पे बना हुआ है। नहीं, उसमें उन्होंने माना कि सरकारी जमीन है, उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कहा कि इनको रहने के लिए ऑल्टरनेटिव व्यवस्था दे दें, और ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ कि जो आदेश सीजेआई गवई ने किया, उन्होंने कहा कि साहब की जो सरकारी जमीन है, तालाब की जमीन है, सड़क की जमीन है, रेलवे की जमीन है, जंगल की जमीन है, हाँ, बड़ा क्लियर कट ऑर्डर है, बहुत इन क्लियर पर कट कोई ऑर्डर। रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, बड़ा इसमें क्लियर कोई कट ऑर्डर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नहीं, मैं ऐसे भी, देखिए मैं ऐसे भी बताता हूं, मैं क्या भाई सरकारी जमीन पे तो नोटिस भी नहीं बनती। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। किसी ने रातों रात आपके जाके हाईवे पे या मानी जीटी रोड पे एक गुमटी डाल दी, तो आप क्या करेंगे? उसको 3 महीने की नोटिस देंगे, 15 दिन की नोटिस देंगे, 15 दिन वहां पे जीटी रोड जाम हो जाएगा। तो भाई सरकारी लैंड्स पे कोई नोटिस का भी प्रावधान नहीं है, जाइए सीधे गिराइए। वो कैसे हो जाएगा? भाई आप जाकर इंडिया गेट पे कब्जा कर लीजिए और कहिए हमको 15 दिन की नोटिस दो, 15 दिन आप इंडिया गेट पे रहिए, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। नहीं, तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि भाई उन्होंने तो रास्ता हमारा साफ किया था। और हल्द्वानी वाला मामला, ये भी कह सकते हैं कि अगर सीजेआई गवई की कोर्ट में होता तो हल्द्वानी वाला मामला सक्सेसफुल नहीं होता। उन्होंने तो ये कहा है कि किसी की जो बिल्डिंग प्लान में कोई कमी बेशी की वजह से यदि आप किसी को तोड़ने जाते हैं तो उसको प्रॉपर नोटिस दीजिए। वो बात और भी सही है। वो तो कानून भी है, वो तो कानून भी है। हाँ, बिल्डिंग प्लान की वजह से अगर मानिए किसी का नक्शा नहीं पास है या किसी का गलत कंस्ट्रक्शन है, तो उसमें तो नोटिस देने का प्रावधान भी है और नोटिस दी भी जाती है। उसमें कंपाउंडिंग का भी प्रावधान है। कंपाउंडिंग का भी प्रावधान है। कंपाउंडिंग केवल 5% या 10% होती है, इससे ज्यादा कंपाउंडिंग होती नहीं है। तो लोग यहाँ पे 25%, 30% एक्स्ट्रा बना लेते हैं। तो कंपाउंडिंग एक लिमिट के आगे नहीं होती ना। चूंकि मैंने ये काम खुद किया है, मैं विकास प्राधिकरण में इंजीनियर था, तो आई नो दैट। मैं आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब आपने खुद कंपाउंडिंग अपने अपने कंस्ट्रक्शंस की करवाई है या दूसरों की करवाई है? मैं नोटिस दी है कंपाउंडिंग की। अच्छा, तब ठीक है, तब बिल्कुल ठीक है। तो अब एक और जो बड़ा प्रश्न उठ रहा है, वो ये उठ रहा है कि साहब ये सारे के सारे लोग जो भाग रहे हैं बांग्लादेश से, सॉरी, कई बार मैं वेस्ट बंगाल को ईस्ट बांग्लादेश समझ जाता हूँ। जो पश्चिम बंगाल से जो लोग भाग रहे हैं, तो ये एक तरफ तो वो जा रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग जो हैं वो बिहार में नहीं आ रहे, नेपाल में भाग रहे हैं। तो हमारे योगी जी का जो टारगेट है वो वही लोग तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि योगी जी नेपाल में जाके भी कार्यक्रम आरंभ कर देंगे? नेपाल में क्या करेंगे नहीं करेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे पश्चिम बंगाल के गवर्नर साहब ने आज एकदम, जिसे कहना चाहिए, पूरा एचडी में मजा लिया आज उन्होंने ममता दीदी से।
वो बॉर्डर पे गए और उन्होंने कहा कल वो फिर बॉर्डर पे जाएंगे, वो देखने जा रहे हैं भागते हुए बांग्लादेशियों को। और उनका एक कमेंट तो बड़ा जबरदस्त लगा, उन्होंने ममता बनर्जी के लिए कहा कि उनका घबराहट में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे पैनिक फैल जाए। ये पूरा मजा ले रहे हैं वो ममता बनर्जी से। वो उन्होंने वहां पे बॉर्डर में बीएसएफ वालों के साथ मीटिंग भी की और क्लोज डोर मीटिंग भी की। तो गवर्नर साहब पूरा आनंद ले रहे हैं। और ममता दीदी, मतलब आप सोचें किसी भी राजनेता के सामने ट्रक भर भर के अगर उसका वोटर भागता हुआ नजर आए तो उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। हाँ, वोटर भगाने में ममता जी का भी तो रोल है ना, ऐसा थोड़ी उनका सबसे पहला रोल है, उनका सबसे पहला एसआईआर को एनआरसी उन्हीं ने कहा था, वहीं से एसआईआर तो को सारा एनआरसी मामला उन्हीं ने गड़बड़ हो कहा गया। था। हाँ, तो सबसे पहला रोल उन्हीं का है। और बाकी लोग कहते हैं कि सरकारों ने विस्पर कैंपेन चला दिया तो उससे कि सब पकड़े जाओगे, सब पकड़े जाओगे। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि सब लोग जो है हिंदू बन जाओ। किसने कहा? ममता दीदी ने, हिंदू नाम रख हाँ, दो सब लोग। नहीं वो तो बहुत लोगों ने रखा है, आपने देखा, नाम नहीं रखा, उन्होंने सरनेम बदल दिया है, मंडल, विश्वास, इस तरह के बहुत ढेर सारे लोगों ने नाम बदले हैं। तो लेकिन दिक्कत ये कि सब नाम पकड़ में आ रहे हैं। अब वो सब नाम पकड़ में आ रहे हैं और सबको जो एआई से पकड़ा जा रहा है, पर्सनली भी पकड़ा जा रहा है। और अभी बंगाल से ये भी खबर आ रही है कि साहब वो जो वहां पर दो एक बीएलओस के सुसाइड के केसेस आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि टीएमसी के कार्यकर्ता उनको गलत काम करने पे मजबूर कर रहे हैं। और भाजपा तो वहां है नहीं, इलेक्शन कमीशन वहां सर पे नहीं बैठा है, तो जाहिर सी बात है टीएमसी के कार्यकर्ता उन्हें गलत काम करने पे मजबूर कर रहे हैं। और प्रयास किया जा रहा है कि उनसे हिंदू इलाकों में खास तौर से उनसे कुछ ऐसी गलत एंट्रीज करा दी जाए कि लोगों का नाम रजिस्टर ना हो पाए। इस तनाव में दो एक लोगों ने सुसाइड जरूर किया। अब लेकिन ये भी है कि वो ये भी नहीं कह सकते कि हमने ऐसा किया है, इस कारण से किया है। पता चला आप चले गए, आपके परिवारों को टॉर्चर करेगी पुलिस। ये वो तो खैर वो तो है, दिक्कत मेरे है पास उसकी। आज वेस्ट बंगाल से एक गवर्नमेंट डॉक्टर का फोन आया था। तो दो हम्म। 3-4 दिन पहले उनका फोन आया था, तो वो कह रहे थे कि साहब यहाँ पर टीएमसी वाले पागल हो गए हैं और बहुत ज्यादा तमाशा मचा रहे हैं। आज उनका फोन आया था, वो कह रहे थे कि एकदम से टीएमसी के वर्कर्स, जिसे कहना है कि बैक ऑफ कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। उन्होंने कहा इसका जो भी कारण हो, लेकिन एकदम से उनका प्रेशर में कमी आई है। और ये भी हो सकता है ना कि टीएमसी के वर्कर्स देखे, पहली बात समझिए टीएमसी वर्कर हैं कौन। मैंने अपनी आंखों से ये जितने वामपंथी कैडर था उसको पूरे के पूरा टीएमसी के कैडर में बदलते देखा है। तो हो सकता है कि अब वो भाजपाई कैडर में बदलने का ख्वाब देख रहा हाँ, क्यों नहीं। हाँ, ये तो वहाँ होल सेल होता है। वहां पे होल सेल मैंने देखा, होल सेल पूरा वामपंथी कैडर रातों रात ममता का कैडर हो गया। तो अब वो सोच रहा होगा कि दीदी के तो जाने के दिन आ गया, अब कोई तमाशा मत करो, अब भाजपा में चलेंगे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ये कैडर जो हो आप जाएंगे। कह रहे हैं ये बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ है ना तो इसका मतलब मैं मैं कार्डर ने डॉक्टर साहब कुछ का सेंस किया है। मैं डॉक्टर से आपकी बात कराऊंगा कल। आप सुनिएगा, ही इज अ सीनियर गवर्नमेंट डॉक्टर वहाँ पे बंगाल में, और सरकारी नौकरी में है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ। कुछ तो सेंस किया होगा कार्डर ने, तभी ऐसा होता है, वरना नहीं होता। हम्म, मेरी बात और हुई एक अधिकारी से हुई, आईएएस अधिकारी से हुई, बल्कि उनका ही मैसेज आया हम्म, कि साहब ग्रेट फन गोइंग ऑन। हम्म, जनरली तो जो कोई भी बात कहता है वो सब यही कहता है कि साहब परेशान है, कहाँ फंस गए, तो यहाँ दुनिया भर के गड़बड़ सड़बड़ काम होते रहते हैं, ये है वो है। पर्सनली तो यही बोलते रहते हैं। तो ग्रेट फन गोइंग ऑन, तो फिर मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा साहब ये जो पूरा का पूरा सिस्टम था वो डिसमेंटल इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक पुरानी एक रीति है पश्चिम बंगाल में कि व्यक्ति जो है वो जिस दिन पोलिंग होती है वो उस दिन पोलिंग बूथ जाके अपने मृत माता पिता से मिलता है।
ये आपने पहले भी बताया था कि बंगाल में जितने मरे लोग हैं सब वोट देते हैं। हाँ, नहीं तो उन्होंने इसको इस तरह से पेश किया कि साहब को वो अपने मृत माता-पिता से मिलता है और कई बार ऐसा होता है वो जाता है और तो लोग कहते हैं कि भई तुम्हारे पिताजी सवेरे आके चले गए। तो ये अगर अच्छा देखें देखें तो ये साहब, मैं सारे मृत व्यक्ति यदि हट जाएँगे, तो ये मुलाकात जो है, जो फैमिली रियूनियन है, ये कैसे हो पाएगी और इससे जो है वो बहुत व्यथा होगी कतिपय लोगों के लिए। संजय सर ये देखिए, मैंने आपसे बात करते-करते वो डॉक्टर साहब का व्हाट्सएप खोला, मैंने मैसेज देखा नहीं था। वो पहला मैसेज पढ़ के सुना रहा हूँ और दूसरा भी सुना रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इधर कुछ दिनों से टीएमसी वालों की और ग्रासरूट लेवल पर लोगों को धमकाना, गुंडागर्दी वगैरह बंद हो गई है। शायद बिहार परिणाम से अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की गई है। टीएमसी के द्वारा बीजेपी और संघ दोनों ग्राउंड लेवल पर काफ़ी एक्टिव हो रहे हैं और वेस्ट बंगाल के ऊपर भगवा ध्वज लहराने की कामना। अच्छा, दूसरा उनका मैसेज आया है कि हम लोग यहाँ पर 25 नवंबर को बड़ी संख्या में टीएमसी वालों को भाजपा में घर वापसी करा रहे हैं। तो जो बात अरे मैंने वाह! आपसे कही थी अभी, वो मैं अभी कमेंट पढ़ रहा हूँ कि वही हो रहा है। ये अपना फिर से कैडर बदल रहे हैं। तो ये तो इन्होंने किया था, आपको याद हो कि गलती भाजपा की भी थी कि उन्होंने ऐसे बहुत सारे लोगों को टिकट दे दिया। वो टिकट नहीं देते तो संभवतः परफॉर्मेंस और भी बेटर होती। क्योंकि लोग जिनसे प्रताड़ित हैं उन्हीं को आपने टिकट दे दिया तो अचानक थोड़ी उनका नज़रिया बदल जाएगा। ये एक और बड़ी विचित्र घटना हुई, आपने भी देखी होगी। कितने हिड़मा मारोगे, हर घर में हिड़मा निकलेगा। तो ये कार्यक्रम जो है वो कुछ ऐसे संगठनों द्वारा किया गया जिनका नाम मैंने आज तक नहीं सुना था। तो संभवतः डीयू के हैं। एक तो है भगत सिंह छात्र एकता परिषद और एक है कोई उसका हिमखंड नाम है उसका। क्योंकि जो उसके जो मुख्य व्यक्ति थे वो आपको थर्ड जेंडर के नहीं लग रहे थे। अब वो मैं नहीं कह सकता। देखिए मतलब 23 सितंबर, आज मैंने अपने चैनल पे भी ये बात कही शक्ल से वो जो एक देख, व्यक्ति उसमें हो, मुझे तो पूरा थर्ड जेंडर वही लग रहा था। मुझे तो सबके सब बच्चों को, लड़कियों को आगे करते मिले, मुख्य व्यक्ति मुझे दिखा भी नहीं। मैं लोगों को बता रहा था कि 23 सितंबर 2019 को यूनाइटेड नेशन में ग्रेटा थनबर्ग ने इसी तरह पर्यावरण के बारे में भाषण दिया था, हाउ डेयर यू। और वही फिर बाद में हमास के चक्कर में गाजा में नजर आई आपको। यही देखिए, इन लोगों ने तो एक ही दिन में अपना ये शुरुआत किया, जल जंगल जमीन से, और उतर आए कि हर घर से हिडमा निकलेगा, हर घर से अफजल निकलेगा। तो आप देखिए, इनको तो एक 2 मिनट भी नहीं लगा वही काम करने में। आप छोटी छोटी लड़कियों को सामने ले आए हैं, उस पुलिस को आप वो मिर्ची का पाउडर डाल के अटैक कर रहे हैं, और उसके बाद आपके माँ बाप आके कहते हैं कि हमारे बच्चों को बंद कर दिया। पहली बात, वो बच्चे हैं तो अब यहाँ पे कर क्या रहे थे पॉलिटिकल प्रोटेस्ट पे, और अगर बच्चे नहीं है तो फिर माँ बाप के आने का मतलब क्या है। वो पुलिस पे लड़ रहे हैं, पुलिस पे पाउडर डाल रहे हैं मिर्ची का, पुलिस से मारपीट कर रहे हैं, और बताइए आप हिडमा हिडमा कर रहे हैं जिसको आप जानते तक नहीं। आप जो बोल रहे हैं आपको क्लैरिटी तक नहीं है, आप क्या बोल रहे हैं। वही ये बड़े लंबे समय बाद मैंने वामपंथियों का ऐसा प्रदर्शन देखा, और फिर मुझे बड़ा दुख होता है। मतलब दिस इज समथिंग दैट रियली हर्ट्स मी, कि हमारे घर के बच्चों को कैसे बरगलाया जा रहा है और किस तरह बेवकूफ उन्हें बनाकर इस तरह की चीजें कराई जा रही हैं। नहीं लेकिन मतलब हिडमा का चैप्टर तो अब खत्म हो चुका। अब तो मुझे वहाँ तो वो कुछ बचा ही नहीं नारे, है। अब वो तो नारे जो स्थिति ये है कि वो जो 3 जिले जो बताए जा रहे थे कि साहब, ये 3 जिले अभी नक्सल अफेक्टेड हैं, उस उन 3 जिलों में भी अब आर्म्ड कॉन्फ्रंटेशन की ये हैसियत नहीं बची है अभी लोगों की। पता नहीं साहब, हमने नक्सलवाद को उसके चरम पर देखा है। मुझे याद है
कैसे ये स्कूल्स को बम लगा के उड़ा देते थे कि यहाँ पे कहते थे स्कूल में बच्चे नहीं जाएंगे, सीआरपीएफ आके रुकेगी। मुझे दंतेवाड़ा केस भी याद है। मुझे वो सारी घटनाएं, मैंने इस इलाके के दौरे भी किए कई जगह का, मैंने देखा है कि कैसे ये ग्रामीणों के हाथ काट देते हैं, जबान काट देते हैं, गला काट देते हैं केवल मुखबिरी का शक होने मात्र पर। और मैं खुद भी मानता हूं कि डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए और हमारा जितना भी डेवलपमेंट है वो प्रकृति के साथ तालमेल करके ही होना चाहिए। लेकिन जो रास्ता इन लोगों ने चुना है वो तो इतनी क्रूरता और इतनी बर्बरता का और इतना। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए कि इनमें से एक भी आदमी नक्सली नहीं बनता अगर इनके हैंडलर्स दिल्ली में शराब पीकर पार्टी कर कर इनको प्रोत्साहित नहीं कर रहे होते। तो सीपीएम ने तो कई मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है। अरे भाई, अभी जब अमित शाह ने सफाई कर रहे थे नक्सलवाद की, तो मुझे याद है सीपीआईएम ने तो बाकायदा अपने हैंडल पर एक पूरा अपील पोस्ट की तो और कहा था माओवादियों से लड़िए मत, इनके समझौता कीजिए, उनकी मांग मानिए। इनको तो इस चिट्ठी पे जेल भेज देना चाहिए। मतलब इस तरह की बकवास बात। मैं देखिए बता रहा था कि बताइए ये हिडमा का जो ग्रुप था उसका नाम था पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी। गुरिल्ला आर्मी, कि क्या हो रहा है हमारे देश में। और इनको आप छोटे छोटे बच्चों को मजे की बात लगा देखें कि वो जो आपका पूरा का पूरा जो कांग्रेस नेतृत्व खत्म किया था इसी व्यक्ति ने, जो आपके वो हाँ वो शुक्ला जी, विद्याचरण शुक्ला। हाँ, वो झिरमा घाटी का कहाँ का वो मामला था जिसमें आपके महेंद्र कर्मा और विद्याचरण शुक्ला, पूरा इनकी पूरी टॉप लीडरशिप एक्सेप्ट अमित जोगी, जिनके पास अपना हेलीकॉप्टर था, वो अपने हेलीकॉप्टर से उड़ गए थे। कई लोग तो कहते हैं कि उनका भी हाथ था उसमें। नहीं 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 नहीं, उनको वो तो रहते भी तो उनको देख के मारा जाता है। यकीन करें अजीत जोगी के अगर मौके पे भी होते हो, बैठ के वहां कॉफी भी पी रहे होते तो उनको नहीं मारा जाता, ट्रस्ट में। ये आपका मैं कह सकता हूँ कि साहब आपका आपकी विशेष सूत्र का विशेष सूत्र वाली कोई बात ही नहीं। जिसने भी अजीत जोगी की पूरी पॉलिटिक्स देखी है वो बता सकता है कि बिना अजीत जोगी के बड़े पॉजिटिव सहयोग के ये मामला इतना बढ़ता ही नहीं। और आज तेलंगाना के कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो इनके सपोर्ट में खड़े हुए थे, हिडमा के, और जो हिडमा के पक्ष में जो लोग नारे लगा रहे हैं उनके। तो कांग्रेस का तो पता ही नहीं चलता वो किसके साथ है। स्पोक्समैन कह रहे थे हम तो माओवाद से लड़ते रहे हैं, हमने तो बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, कितने त्याग कर दिए। तो ये पहले दोनों लोग confusion आपस में तय कर ले, अध्यक्ष जी और प्रवक्ता महोदय आपस में तय कर ले क्या बताया जाए, या फिर पवन खेड़ा बताएं, सुना है जिनका अकाउंट आजकल अमेरिका से चल रहा है। ये क्या चक्कर है साहब? अकाउंट वाला तो मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी बताता हूँ। पहले एक चीज मैं इसमें कमेंट कर दूं, ये हिडमा वाले में तो मैंने जो है वो वीडियो बनाया था, उसमें ये मैंने भी इसमें बोला है कि एक चीज मैंने नोटिस की है, और वे बहुत दिनों के बाद नोटिस की है कि ऐसी जो कोई भी सिचुएशन होती है उसमें ये पता चलता है कि जब बिल्कुल विजय के कगार पे होती है हमारी इंडियन स्टेट, वहाँ सॉफ्ट हो जाती है जाके। ये पहला मैं ऐसा मौका देख रहा हूँ जिसमें अमित शाह पूरी तरह से रूथलेस है, निर्मम है। आप किलिंग इंस्टिंक्ट की बात कर रहे हैं। अरे जो वो पृथ्वीराज सिंड्रोम है ना, वो हमारी बड़ी पुरानी कमजोरी है। लेकिन भाई चूंकि अमित शाह ने पहली बार किसी नेता ने एक डेट दे दी है भाई, 31 मार्च 2026। अगर 31 मार्च 2026 के बाद कोई नक्सली हमला हो जाता है तो अमित शाह जी को बड़ी शर्मिंदगी होगी, तो उसलिए वो कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। देखिए इसका कोई कसर छोड़ना नहीं। आप इनकी कश्मीर पॉलिसी देख लीजिए, एक कदम आगे 2 कदम पीछे, 370 के बाद भी वही चल रहा है। लेकिन यहाँ जो देखा है मैंने, या तो ये लगता है कि यहाँ पे मोदी जी का हस्तक्षेप नहीं है, फ्री हैंड है इनको। बस यही बात है, मैं एक्चुअली यही बात कहना चाह रहा था कि मोदी जी में अभी बहुत लचीलापन है, अमित शाह में वो नजर नहीं आता। अमित शाह में वो कहीं नजर नहीं आता।
आप तो एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट है। आप गृह मंत्रालय के अधिकारियों से बात कीजिए। अब मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं। उनसे आप जितनी बार मैंने बात की, आप उनसे बात सुने उनकी। तो अमित शाह से जितने ब्यूरोक्रेट्स मतलब उनसे इंटरेक्ट करते हैं, आप उनसे बात करें। तो अमित शाह में वो लचीलापन नजर नहीं आता। एक मीटिंग में मैं था उनके साथ में, जब मैं यहाँ होम डिपार्टमेंट में था, हम पुलिस एक्ट वगैरह बना रहे थे, तो उसमें बीजेपी स्टेट्स की मीटिंग हुई थी। उसमें अमित शाह जी, उसमें गृह राज्य मंत्री थे, वो आए थे। तो एक जो उन्होंने कहा था, उससे उनके मिजाज का पता लगता था। वो बाकी सब ठीक है भैया, और अल्टीमेटली तो जो एसएचओ है, उसका सोटा ही जो है वो सही इलाज करता है। तो नहीं, वहां से भी अमित शाह जी बहुत आगे आ गए। अब वो मीटिंग में इस तरह की बात भी नहीं कहेंगे, लेकिन उनमें लचीलापन बहुत कम है। जहां जहां भी जो मामला आपको अमित शाह के हवाले नजर आया है, आपने देखा है कि, और शायद यही बात इस जोड़ी को इतना सफल बनाती है, एक आदमी बहुत लचीला, एक बिल्कुल नहीं। और तीसरे को अकोमोडेट नहीं करते। हाँ, तीसरे को अकोमोडेट तो नहीं करते। अकोमोडेट वाली बात भी सिर्फ ये है ना, देखें आप, राजनीति में विश्वास करना बड़ा मुश्किल बात है। और राजनीति एक ऐसी चीज है, फिर मैं बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी कि किसने किसके साथ क्या किया। वो लेकिन अमित शाह अपने आदमी बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन्हीं सब वजहों से अभी तक भाजपा अपना अध्यक्ष नहीं अपॉइंट कर पाई। हाँ, ये भी एक बड़ी भारी एक मिस्ट्री है, बड़ा रहस्य चल रहा है अभी तक। नहीं, कोई मैं रहस्य नहीं है। हमको एक ऐसा आदमी चाहिए जो योग्य भी हो, जो कुशल भी हो, जो अमित शाह का खास भी हो, जो आरएसएस को स्वीकार्य भी हो। तो बहुत ज्यादा जो लग गए ना इसमें। और वैसे भी टीएमसी लीडर। नड्डा साहब के बाद अब ये दूसरा नड्डा तो नहीं लाना चाहेंगे ना। क्यों, नड्डा साहब में क्या बुराई है? पता नहीं मुझे, नड्डा साहब का कार्यकाल पिछले कई अध्यक्षों की तुलना में बहुत कमजोर लगा। हालांकि ये भी हमसे लोग कहते हैं साहब, नड्डा साहब से किसी की क्या मतलब, जो कुछ भी नड्डा साहब कहते हैं वो बिना मोदी के और बिना शाह की सहमत के तो कह नहीं सकते। अगर वो आरएसएस से तोड़ने की बात करते हैं बीच चुनाव में, तो वो भी बिना टॉप लीडरशिप की सहमत के तो नहीं कहा होगा। ये भी गजब की बात है। खैर, बहुत ही गजब की बात है। आपके प्रिय अभिनेता धर्मेंद्र जी भी नहीं रहे। मेरे भी काफी प्रिय थे वैसे तो। कल आपने पूरा एक एपिसोड धर्मेंद्र जी के ऊपर ही किया है। आई विश मैं कर सकता। मैंने अपने चैनल में उनके बारे में बात की। मैं तो उनके गाने ही दिखाना चाहता, शेयर उनकी फिल्में वगैरह, लेकिन वो तो दिखा नहीं सकते आप, कॉपीराइट आ जाएगा। कॉपीराइट आ जाता है उसमें। लेकिन अच्छा, बढ़िया, एक अच्छे इंसान थे, और हर तरह की फिल्में की, लंबा दौर रहा। मतलब 1960 से 1990 तक कितने सुपरस्टार उन्होंने देखे। राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार, जुबली कुमार, राजेंद्र कुमार, जुबली कुमार, सुनील दत्त, फलाने ढिकाने, ये उसी में राजेश खन्ना भी आ गए, अमिताभ बच्चन भी आ गए, लेकिन शशि कपूर। लेकिन धर्मेंद्र का कभी फिल्में कभी किसी के से इफेक्ट नहीं हुई। और भाई, जिंदगी हो तो धर्मेंद्र जैसी हो ना। आप देखिए, गांव से आया बंदा पूरी दुनिया में छा गया, और अपनी ही जुबान में कहते हैं कि कई टैंकर दारू पी गया मैं। और बॉलीवुड में अंतिम मतलब बड़ी लंबी समय तक मैं उनको देखा कि बड़े दिलफेक भी थे, और डंके की चोट पे 2 तो शादी भी किया, और आखिरी समय पे उनके दोनों पत्नियां, उनका पूरा परिवार उनके साथ था। किसी ने उनसे बुरा नहीं माना। बॉलीवुड के अंदर या बाहर कोई भी आदमी उनको बुरा नहीं कहता। 90 साल की उम्र तक रहे, और ही वॉज डेफिनेटली द मोस्ट गुड लुकिंग मैन इन बॉलीवुड। और हैंडसम भी थे, सब थे। और
धर्मेंद्र ने कुछ कमाल की फिल्में भी की हैं, हम उनको सिर्फ शोले से याद करते हैं, पर मैं तो उनको सत्यकाम से, अनुपमा से, शोला और शबनम से, फूल और पत्थर से, यादों की बारात से, ललकार से, इन तमाम फिल्मों से याद करता हूँ। हाँ, अच्छे मेरी भी मुलाकात हुई उससे 2 एक बार। बीकानेर के जनप्रतिनिधि थे, मैंने एमपी बने थे मैंने बीकानेर अपने से। चैनल पे बताया घूमता है ना पे कि संजय दीक्षित साहब कह रहे थे कि बीकानेर में जीते थे और मैं वहां तैनात था या फिर मैं वहां गया था और एक सांसद के रूप में मुझे उनका काम पसंद नहीं आया। तो भाई सांसद के रूप में वो बने भी नहीं थे ना। मैंने एक किस्सा भी सुना है, मैं आपके भी उसको भी सुना देता हूँ। कोई एक कंट्रोवर्सी हुई थी, क्या हुई थी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि खुशवंत सिंह इस बारे में बता रहे थे। कह रहे थे कि भाई खुशवंत सिंह को लगा कि पंजाबी आदमी है, मैं भी पंजाब से हूं, तो उन्होंने इलस्ट्रेटेड वीकली में एक आर्टिकल लिख के धर्मेंद्र का समर्थन किया। अब धर्मेंद्र बहुत पढ़ने लिखने वाले आदमी थे नहीं, उनको ये भी नहीं मालूम होगा कि इलस्ट्रेटेड वीकली क्या है, कैसे है। उनको किसी ने कहा कि भाई वो खुशवंत सिंह ने आपका समर्थन किया, तो उन्होंने रात को 11 बजे दारू पीकर खुशवंत सिंह को फोन किया कि सरदार जी मेरे को समर्थन नहीं चाहिए, अपने फ्रंट पेज मेरा फोटो छाप दो। तो ये दैट वाज धर्मेंद्र। और मतलब बंदे के चेहरे पे बड़ी गुडविल नजर आती थी, गुड लुकिंग, टफ, पहला ही मैन हमारा। एक लंबे समय तक उन्होंने अपनी प्रेजेंस बनाकर रखी और इंडस्ट्री के अंदर और इंडस्ट्री के बाहर। हालांकि उन्होंने कई लोगों को पीटा पाटा भी, लेकिन हमें उनका कोई विरोध नजर नहीं आया। हाँ, वो तो है। तो अब चलते चलते ये बताएं कि ये जो तेजस्वी जी ने 12 गायकों को जो नोटिस दिया है, इसका क्या प्रयोजन है? तेजस्वी जी को, अपने विधायकों को, अपने आप को, अपनी पार्टी को भी नोटिस देना चाहिए, क्योंकि इनमें से तमाम गायक बाकायदा पैसा देके इनके मंचों पर आमंत्रित करके वहां पे इस तरह के गाने गवाए गए कि साहब आए दो तेजस्वी भैया को तोरे दुपट्टे से कट्टा पोछब। तो ये सब गाने इनके मंच से गाए गए, छोटे छोटे बच्चे इनके मंच से खड़े होकर रंगदार बनने की बात कर रहे थे। तो इनके विधायक, इनके आयोजक, इनके पार्टी के कैडर, इनके अध्यक्ष और खुद तेजस्वी यादव अपने को नोटिस क्यों नहीं देते? और 1 महीने तक जब इसका विरोध हो रहा था तो आपको लग रहा था कि लोग ऐसी कुंठा में बोल रहे हैं, और अब वो मैं यही कह सकता हूं कि साहब सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। प्रियंका भारती दिख रही। प्रियंका भारती वो कोई अंबेडकर के किसी उसमें गई हुई है, उन्होंने आज अपना वीडियो पोस्ट किया है कि सब लोग मुझे बहुत ट्रोल कर गए हैं, मैं अंबेडकर जी की शरण में आ गई हूँ वगैरह वगैरह। चलिए ठीक है। भाई देखिए, प्रियंका भारती तो फिर भी एक आध जगह नजर आ रही है, सवाल तो यहाँ कुछ और बनना चाहिए संजय सर। 12 दिन हो गया, तेजस्वी यादव कहाँ है? आपने कुछ आर्टिकल्स पढ़े शेखर गुप्ता के, सुहास पलसीकर के, कमल कोमी रेड्डी के, नीरजा चौधरी के, तवलीन सिंह के? खैर तवलीन सिंह तो उनका तो सौतिया डाह है, वो बनता है। बाकी के बारे में सारे समर्थक लोग हैं। सौतिया डाह, देखिए एक बड़ी मजेदार बात यह कि दरबारी मीडिया भी इस समय राहुल गांधी पर हावी है और तेजस्वी यादव में 20 कोट निकाल रहा है। और ये वही लोग हैं जो चुनाव के बीच में तेजस्वी को स्वीप करा रहे थे। और यहाँ पे अपना काम करने के बाद वो मोहम्मद सलीफ उर्फ दुग्गल साहब बंगाल पहुंच गए। आज मैं देखा कि बंगाल प्रेस क्लब में बैठ के कह रहे थे कि बिहार में जो SIR हुआ वो तो सिर्फ तजुर्बा था, असली काम तो यहाँ होगा बंगाल में। आप समझ रहे अच्छा। ना मोहम्मद सलीम को? तो वो आज मोहम्मद बंगाल सलीम वो पहुंचे। CPM वाले? मोहम्मद सलीम, जिनको घर में योगेंद्र यादव कहा जाता है। अच्छा वो, अच्छा ओ। तो वो अब वहां पहुंचे हुए हैं और दरबारी मीडिया बड़ा खिलाफ बोल रहा है। ये देख के बड़ा आश्चर्य हो रहा है मुझको। योगेंद्र और यादव भी कह रहे हैं कि साहब कि मुझे मालूम था कि ये हारेंगे, तो ये तो मानने लगे कि साहब ये हारेंगे, तो मैंने कहा था। अच्छा, योगेंद्र यादव हर चुनाव लेकिन के बाद इतनी इस बुरी तरह की तरह एक से बेवकूफी की हारेंगे। बात जरूर
हर चुनाव के बाद इस तरह बेवकूफी की बात जरूर करते हैं। आज की तारीख में कह रहे हैं वो तो मैं बीच में ही समझ गया था हारेंगे, पर मैंने बताया नहीं। उत्तर प्रदेश के बात कह रहे थे, मैंने तो अखिलेश यादव के लिए पिच बनाई थी, वो खेल नहीं पाए। फार्मर, मेरा तो किसान आंदोलन नहीं था, अखिलेश के लिए पिच बनाना था। तो चलिए जितने दिन इनका भी फ्रॉड चल जाए। हालांकि अब बड़ी मजेदार बात यह है कि इनके समर्थक इनसे छिड़कने लगे हैं, और इसलिए छिड़कने लगे हैं, अब बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं उनसे बड़े नाराज हैं। कैसा वो योगेंद्र यादव ने हमको मिसलीड किया, कहा भाई हर आदमी तेजस्वी से तो नहीं मिल पाता ना। वो कहते हैं साहब ये जितने यूट्यूबर हैं और ये जो इतने पत्रकार हैं और ये जितने नेता हैं सब हमको बेवकूफ बना रहे थे, दैट वे। तो खैर उनका तो पेमेंट नहीं हुआ, बहुत लोग का पेमेंट नहीं हुआ। सब देखिए हाहाकार मचा हुआ है, और तमाम लोगों का तो इसलिए भी उल्टा बोला जा रहा है क्योंकि उनको पैसे नहीं मिले। अच्छा, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, बंदे खुलेआम सोशल मीडिया पे आके चिल्ला चिल्ला कह रहे मेरे पैसे लाओ। कमाल की काम कर दिया साहब। ये कौन सा मीडिया है जो खुलेआम आकर कह रही है कि साहब हमको पैसे नहीं मिले, हमने आपके फेवर में प्रोग्राम चलाया था चुनाव में। ऐसा तो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया, इतने लंबे समय तक मीडिया से जुड़ा रहा। ये मीडिया है, ये क्या है? लखनऊ में मुझे याद है वो बीच में जो प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां हुआ करती थी, तो जब उनके लोगों के यहाँ वो टीवी वो फ्रिज फाइनेंस कर देती, तो पैसे नहीं आते थे, तो उनके यहाँ वो हिजड़े भेज देते थे, वो बाहर जाकर ताली बजा बजा के पैसे मारते, तो आदमी शर्मिंदगी में दे देता था। तो ये तो मीडिया उस तरह बिहेव कर रही है। हाँ लेकिन ठीक है, एंटरटेनमेंट बहुत हो रहा है, ये तो बात सही है। नहीं, एंटरटेनमेंट थोड़ा कम हो गया है। कंचना यादव, प्रियंका भारती सबने टीवी पर आना छोड़ दिया है, तो अब लोग पुरानी क्लिप दिखा दिखा के एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। यही करना पड़ेगा। अब ये सब चीजें यहाँ शुरू हो गई, अब ये सब चीजें उत्तर प्रदेश शुरू हो गई। मनोज यादव छत्रियों को ललका रहे हैं, जूते की नोक के नीचे रख रहे हैं। राजकुमार भाटी अलग अनाप शनाप बोले पड़े हुए हैं, और अखिलेश यादव ने तो देख ही लिया, उन्होंने कह दिया कितना बड़ा मूर्ख है। क्षत्रियों की वजह से ही, क्षत्रियों की वजह से ही, क्षत्रियों के विद्रोह के कारण ही इनको जो है वो 37 सीटें मिली हैं, और उनको ही ललकार रहे। इमरान मसूद का दिल ऐसे ऐसे करने लगता है जब ये क्षत्रियों को गाली देते हैं। तो सहारनपुर में उन्हीं की वोट से जीता है। तो हाँ, नहीं वो भी बात नहीं। देखिए बात ये ना कि प्रवक्ता भी क्या कहेंगे जब आपका नेता आके इस तरह बात करेगा। और इतना ज्यादा मैं फिर कह रहा हूँ, ये हम लोगों ने प्रोग्राम की शुरुआत इसी खबर से की थी और अंत भी इसी खबर से कर रहा हूँ कि मैं वो खबर देख के मुझे बहुत दुख हुआ। आप प्रधानमंत्री के मरने की बात कर रहे हैं, आपके सामने एक वरिष्ठ संवाददाता है, आप उसको गंजा कह रहे हैं, आप कह रहे हैं तुम भी मर जाओगे। तो एक युधिष्ठिर का, बता तो ना, युधिष्ठिर से यक्ष प्रश्न यही हुआ था कि युधिष्ठिर संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो उन्होंने कहा था कि भगवान सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि हम जमाने से सबको अपने इर्द गिर्द में सबको मृत्यु को प्राप्त होते देख रहे हैं, पर अपने को लेकर हमारा हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है कि हम अमर रहेंगे। वो बिल्कुल उसमें अमृतत्व का भाव दिख रहा था। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। अनुपम जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।